अगला मोर्चा जो कि पश्चिमी एशिया में है, जहाँ पर इजराइल के साथ लड़ाई चल रही है और इस बार लड़ाई के निशाने पर लेबनान है। युद्ध का दूसरा मोर्चा है, ये पश्चिम एशिया में खुला हुआ है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ये मोर्चा खुल गया है। इजराइल इसके बाद से गाजा में हमास को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इस युद्ध में कुल मिलाकर 40,000 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और 93,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं। गाजा पर हमले के बाद इजराइल के कई पड़ोसी देश और हथियारबंद लड़ाके काफ़ी नाराज़ हैं। ईरान के समर्थन वाला हिजबुल्ला ऐसा ही एक हथियारबंद गुट है जो लगातार इजराइल को निशाने बना रहा है। इसी के मद्देनज़र इजरायली एयरफोर्स ने खुफिया सूचना के आधार पर रविवार को पड़ोसी देश लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर सटीक बमबारी की। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्ला द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले हमलों को रोकने के लिए पहले ये बमबारी कर दी। गाजा पर इजराइल के हमलों के बाद से हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ लगातार आक्रामक है। 30 जुलाई को अपने एक वरिष्ठ कमांडर फवाद शुक्र की इजराइल के हमले में मौत के बाद हिजबुल्ला ने इसका बदला लेने की खुलेआम चेतावनी दी थी। उसी के तहत इजराइल पर हमलों की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी की। जानकारों के मुताबिक इजराइल ने इसके लिए करीब 100 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, जो वाकई में एक बड़ी संख्या मानी जाती है। इजराइल की कार्रवाई का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने कई लड़ाकू विमानों की हवा में ही रिफ्यूलिंग की ताकि बमबारी लगातार जारी रहे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट बैठक में कहा कि यह ऑपरेशन काफ़ी कामयाब रहा। साथ ही चेतावनी भी दी कि यह फौजी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। उधर ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद संगठन हिजबुल्ला ने भी अपने वादे पर अमल किया है। अपने कमांडर फवाद शुक्र की इजरायली हमले में मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। रात के वक्त हुए अधिकतर हमलों से इजराइल का आसमान रह रहकर चमकता रहा। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने करीब 300 मिसाइलों और ड्रोन से इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उत्तर की ओर से लेबनान की सीमा से हुए इन रॉकेट और ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय रहा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल की सेना ने हिजबुल्ला के सभी ड्रोन्स को बीच हवा में ही मार गिराया है। इजराइल की सेना के मुताबिक हिजबुल्ला के हमलों से खास नुकसान नहीं हुआ और मलबा गिरने से ही एक सैनिक की मौत हुई। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्ला के हमलों के निशाने पर इजराइल के बीचों बीच वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद का मुख्यालय रहा है। इन हमलों के मद्देनज़र इजराइल ने 48 घंटे के लिए आपातकाल लागू कर दिया और अपने मुख्य एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। इस बीच एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल और हिजबुल्ला के बीच इस लड़ाई को तुरंत खत्म करने की मांग की है। लेकिन इजराइल के सामने लेबनान का ही मोर्चा नहीं है। वो गाजा में भी लगातार हमास के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई में जुटा हुआ है, लेकिन उसका निशाना वहां की आम जनता भी बन रही है। हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर की गई इजराइल की ताज़ा कार्रवाई में गाजा सिटी में 7 आम फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इसके अलावा सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना ने कई घायल फिलिस्तीनियों को अल अक्सा मोटिस अस्पताल से जबरन निकलने को मजबूर किया। यह इस इलाके में काम कर रहा अकेला अस्पताल है। वैसे इस बात पर बार बार जोर देना ज़रूरी है कि इजराइल हमास युद्ध में बीते 10 महीने में 40,000 से ज़्यादा लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। 93,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। गाजा भयानक मानवीय संकट से गुजर रहा है। लगभग पूरे ही गाजा में रिहायशी इमारतें बमबारी से बर्बाद हो चुकी हैं। 20 लाख से ज़्यादा लोग खाने पीने जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए ये बहुत अहम हो गया है कि इस युद्ध के रुकने की कोई सूरत बने। दुनिया के कई देश इजराइल और हमास पर इसके लिए दबाव भी बना रहे हैं। कई बार युद्ध विराम की सूरत बनती है, लेकिन फिर किसी के उकसावे भरे हमले से ये संभावना खत्म हो जाती है। वैसे एक बार फिर मिस्र की राजधानी काहिरा में युद्ध विराम की कोशिश शुरू हुई है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां आ रही हैं। हमास का कहना है कि इजराइल लगातार नई नई शर्तें रखकर युद्ध विराम की बातचीत को लंबा खींच रहा है। तो क्या हालात है पश्चिमी एशिया में? इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए
दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कमर आगा साहब मेरे साथ हैं और प्रोफेसर खिवराज जांगीड़ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इसराइल के में रहते हैं, वहीं पढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ वहीं से लाइव हैं। जांगीड़ साहब, पहला सवाल तो मेरा आप ही से है। जो काहिरा में बातचीत का एक दौर शुरू हुआ, एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? एक आम इजरायली को क्या उम्मीदें हैं? कुछ होगा, नहीं होगा, क्या होगा? देखिए, आम इजरायली की उम्मीदें बड़ी छोटी है इन दिनों। मतलब उनको ज़्यादा उम्मीद सरकार से है नहीं, और उनको इस बात की तो कतई उम्मीद नहीं है कि इस्माइल खानिया को तेहरान में मारने के बाद या हिजबुल्लाह को नॉर्थ में हमले करने के बाद इजराइल का कुछ भला होने वाला है। नेतन्याहू के खिलाफ आर्मी और इजराइल की जनता बहुत उग्र हो रही है। इनफैक्ट इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले ही दिनों ये कहा था कि ये जो जीत और लड़ाई की जो बातें हैं ये नॉनसेंस हैं। वो चाहते हैं कि राजनीतिक समझौता हो और नेतन्याहू कम से कम हॉस्टेज और सीजफायर डील को सहमति दें। तो नेतन्याहू एक तरह से कहिए कि इस बढ़ती हुई लड़ाई में अपना फायदा देखते हैं, पर इजराइल की आवाम और इजराइल के चार मुख्य ऑफिसर्स, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, मोसाद के हेड, शिन बेत के हेड और चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ये चारों लोग इस लड़ाई को अब रोकना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में नेतन्याहू की मुश्किल बाहर की बजाय अंदर अपनी ही सरकार में बढ़ने वाली है कि जब डिफेंस मिनिस्टर उनके खिलाफ वोट करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं जहांगीर साहब, और वो ये कि अगर सभी लोग जो बड़े जो लड़ाई में एक्टिव हैं, चाहे वो मोसाद हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, और आवाम सबसे बड़ी बात, अगर ये सब लोग मुखालफत कर रहे हैं या मूड बन रहा है कि भाई लड़ाई रुकनी चाहिए, तो फिर बेन्यामीन नेतन्याहू क्यों पीछे पड़े हुए हैं? कैसे उनका इसमें फ़ायदा है? क्या वो देख रहे हैं? देखिए, उनका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जिस दिन लड़ाई रुकेगी उनको वॉर की अकाउंटेबिलिटी के लिए कमीशन तय करना पड़ेगा। फिर ये बात होगी कि भाई अक्टूबर 7 हुआ कैसे, 10 महीने की लड़ाई के हासिल क्या है और इजराइल ने क्या खोया और क्या पाया। नेतन्याहू अभी उस नैरेटिव पे जाना नहीं चाहते। इस समय उनकी जो पब्लिक स्टैंडिंग है वो बहुत वीक है। पर अगर ये लड़ाई थोड़ी बढ़े और ये छुटपुट लड़ाइयाँ थोड़ी रीजनल लेवल पे बढ़ जाएं, तो देश का और अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है उसका ध्यान ईरान और हिजबुल्लाह और इनकी किए हुई लड़ाई पे चला जाएगा। फिर ये बात रीजनल लेवल पे भी होगी कि भाई अब एक शिया कंट्री, शिया मिलिशिया इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो गल्फ कंट्रीज क्या करेंगी, अमेरिका कैसे इस चीज़ को सुलझाएगा। तो ये लड़ाई बड़ी हो जाएगी। गाजा में इजराइल की नाकामियों पे एक तरह से काफ़ी हद तक पर्दा तो नहीं पड़ेगा, पर फिर भी वो बातें थोड़ी सी गौण तो हो ही जाएंगी जी। तो नेतन्याहू चाहते ये हैं कि ये लड़ाई तब रुके जब थोड़ा मसला बड़ा हो। और एक जो सबसे बड़ी उनकी रणनीति रही है पिछले 10-15 साल में जी। कि वो डर की राजनीति करते हैं। उनकी इजराइल की सारी राजनीति की जब से बड़ी जो आधार है वो है कि वो अपने वोटरों को ये कहते हैं कि देखिए, मैं ही हूँ जो दुनिया के सामने इजराइल के लिए खड़ा हूँ, वरना दुनिया इजराइल के खिलाफ है। दुनिया इजराइल को यहाँ से हराना चाहती है या ईरान इजराइल को बर्बाद करना चाहता है, जो कि काफ़ी हद तक ईरान और इजराइल की कुछ मुश्किलें हैं। पर उन मुश्किलों को बढ़ा चढ़ाकर नेतन्याहू के लिए बताना बड़ा आसान हो जाएगा अगर ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है अगले 6 महीने 12 महीने के लिए। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग। तो मतलब चिंता ये है कि वो इसको 6 से 12 महीने खींचने की कोशिश में होंगे, क्योंकि अगले चुनाव तो 2026 में होने हैं, तो 2026 तक बढ़ा कैसे जाए। आगा साहब, कैरो में जो कुछ चल रहा है, आप जहांगीर साहब की बात सुन ही रहे थे, क्या आपको लगता है कि नाकाम सी कोशिश हो रही है? हाँ, एक बेमानी सी कोशिश हो रही है? हाँ, आपने सही कहा। उसमें कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि कोशिश इस बात की है कि बाद में ये सीज फायर परमानेंट होगा या टेम्परेरी होगा। ये लोग चाहते हैं, जो इजराइल वाले हैं, इजरायली डेलीगेशन है, वो कहता है टेम्परेरी होगा। बाद में जब तक के उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं, यानी हमास का खात्मा नहीं होगा, तब तक ये जंग बंद नहीं होगी। ये बेसिक उनका वो है।
तो वो कहते हैं कि भाई ये टेम्परेरी होगा और होस्टेज रिलीज हो। हमास कहते हैं कि हम तभी देंगे ये होस्टेज को कि जब सीज फायर परमानेंट हो, इजरायली फोर्सेस वहां से विड्रॉ करें। फिर उसके बाद इसराइल ने नई जो कंडीशंस लगा दी हैं, वो 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसको जो गाजा स्ट्रिप है इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। बीच में निट्जरम वो जो है कॉरिडोर बना रहे हैं जहाँ पे इसराइली रहेंगे। फिर उसके अलावा ये है कि वो लोग, उनकी कोशिश ये भी है कि जो रफा बॉर्डर है उसके ऊपर भी, यानी फिडेल्फी, रफा पे तो है ही, ये फिडेल्फी कॉरिडोर जो बना रहे हैं, ये बफर जोन है इजिप्ट और रफा बॉर्डर के ऊपर, रफा के साथ गाजा के बीच में, जी वहां के ऊपर, इसके ऊपर इजिप्ट भी नाराज है। तो बहुत सी ऐसी शर्तें हैं। बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो बातचीत हो रही है उसमें मसला ये है कि डे आफ्टर, यानी बाद में क्या होगा गाजा का, उसके ऊपर इसराइल का ज्यादा जोर है। इसराइल चाहता है कि उसका वर्चस्व वहां पे बना रहे, उसकी आर्मी वहां पे रहेगी। वो सेटलमेंट की भी बात कर रहे हैं, वहां पे सेटलमेंट का भी होगा, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देने की आगा बात साहब, कर सॉरी रहे बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, एक क्लैरिटी चाहता हूँ। जब आप इसराइल कह रहे हैं तो आप नेतन्याहू की मतलब है कि यार पूरा इसराइल आपका मतलब है? क्योंकि जहांगीर साहब की बात से ये समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू अलग है और इसराइल अलग है। इसराइल का बेसिक सेंटिमेंट जो है ऐसा वो नेतन्याहू के साथ शायद नहीं है, नेतन्याहू अपनी राजनीति कर रहे हैं। नहीं नहीं, राजनीति तो अपनी जरूर कर रहे हैं, वो भी जहांगीर ने सही कहा है, उनकी अपनी भी राजनीति है, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन उनको देखिए, सिर्फ फर्क इतना है, वहां की जनता उनसे नाराज है कि इन्हीं ने 7 अक्टूबर हुआ कैसे, बिल्कुल सही उन्हीं ने कहा। फिर उसके बाद ये कि इन्हीं ने अभी तक 10 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक इनको कोई कामयाबी नहीं मिली, इन चीजों से है। आम जनता वहां पे जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है, वो उसकी कोई सिंपैथी पैलेस्टीनियंस के साथ नजर नहीं आती। आर्मी के जो 4 जनरल हैं वो इसलिए नाराज हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी कोई 10 महीने और भी लड़ाई होगी तो भी मुश्किल होगा गाजा को लिबरेट करना। आईडीएफ जो इजराइल की जो सेना है, उसका नाम बहुत बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में। ये चिंताएं उनके सामने हैं और उनको लगता है कि जनता चाहती है कि नेतन्याहू जाएं, कोई नया आए। होस्टेज की उनके सबसे ज्यादा फिक्र है, होस्टेज की रिलीज होना चाहिए। और यह है कि इस तरह की कोई ये नहीं चाहता कि गाजा जी से आर्मी वहां पे विड्रॉ कर जाए या फ्यूचर में भी न रहे। इसके ऊपर सहमति उन्हीं की नहीं, बल्कि जो नई एडिशनल 2 शर्तें लगाई हैं जिसका हमने अभी जिक्र किया, फिडेल्फी कॉरिडोर यानी गाजा बॉर्डर पे, और फिर उसके बाद बीच में जो लगेगी निट्जरम जंक्शन जिसे कह रहे हैं वहां पे, इसके ऊपर तो अमेरिका की भी सहमति है। ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन भी राजी हो गए इन 2 जी हाँ। शर्तों को ऐड करने के लिए। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला है और ये मुझको नहीं लगता, इसलिए कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है इस समय, उसकी सीधी बात है कि हमें पूरा ऑल आउट विक्ट्री चाहिए, हमास का खात्मा होना चाहिए। आर्मी को लगता है कि हमास के पर खात्मे मैं तो हो जाएगा लेकिन समय लगेगा। जी जहांगीर साहब, हमस का खात्मा होना चाहिए, हमस का खात्मा होता फिलहाल तो नहीं दिखता। आप वहाँ बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं तो आप बताइए। और दूसरी बात ये भी बताइए कि वो जो हॉस्टेजेस हैं उनके बारे में क्या खबर है, वो कहाँ हैं, क्या? और मतलब 10 महीने हो गए, आप अपने हॉस्टेजेस को ढूंढ तक नहीं पाए, छुड़ाना तो दूर की बात। देखिए, हमास की ये तो बड़ी जीत मानी जा रही है। याह्या सिनवर भी गाजा के सुरंगों में कहीं हैं और 100 से ज्यादा जो बंदी हैं वो भी गाजा में ही कहीं सुरंगों में हैं। तो जैसा आगा साहब ने कहा कि इसराइल की आर्मी की जिसकी इतनी साख लोग मानते आए थे, उसकी तो किरकिरी हुई है। और अगले 10 महीने अगर वो लड़ेंगे तो वो हासिल तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो इसराइल की, जो हमास की रणनीति है वो ये है कि हम इसराइल के टर्म्स पे पीस नहीं, सीज फायर को नहीं मानेंगे, और जो कि वाजिब है। इसराइल का जो मिलिट्री प्रेजेंस है, गाजा के बाद की बातें हैं, वो उनके बारे में उनका शक वाजिब है। पर जो इसराइल की जो स्थिति है ना, मुझे ये लगता है कि हमास का गैर जिम्मेदाराना होना तो बड़ा वाजिब, जी एक इस्लामिक रिलीजियस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का इससे ज्यादा मतलब पॉलिटिकल इवोल्यूशन तो नहीं हो सकता। पर इसराइल जितनी गैर जिम्मेदाराना चीजें कर रहा है अपने साथ और अपने सहयोगियों के साथ, आप बताइए ना, 5-6 दिन पहले जब बड़ी आशा बनी थी तो नरेंद्र मोदी ने फोन किया था नेतन्याहू को, और उस फोन की ज्यादा चर्चा, मतलब उसकी कोई ज्यादा स्टेटमेंट नहीं छपी, पर ये बात
प्रेस में आई थी कि प्राइम मिनिस्टर ने नेतन्याहू को ये कहा कि भाई अब ये समझौता होना चाहिए। जो बाइडेन और कमला हैरिस बिल्कुल चाहते हैं कि नेतन्याहू इस सीज़फायर को करें, पर नेतन्याहू बाहर के दबाव को बिल्कुल नहीं मानने को तैयार है। इसीलिए जी। मुझे ये लगता है कि उनकी आर्मी ही उनको राजनीतिक फैसले के लिए मजबूर करेगी, उनकी आर्मी और उनकी आवाम। कमर आगा साहब ने सही कहा कि आवाम की इमीडिएट नीड्स तो खुद की हैं, पर उस आवाम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीस ग्रुप के हैं, जिनका ये मानना है कि गाजा को रीऑक्यूपाई नहीं किया जाना चाहिए, गाजा में सेटलमेंट नहीं बनने चाहिए, एक 2 स्टेट सोल्यूशन की बात मानी जानी चाहिए। और बहुत सारे जी। ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फलस्तीनियन जी। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं। तो इजराइल एक मुश्किल दौर में है, और उस मुश्किल दौर में सबसे बड़ी मतलब मुश्किल उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। मैं आप दोनों से एक क्विक कमेंट चाहूँगा, हाँ या ना में। क्या ये लड़ाई साल भर चलने वाली है? और जहांगीर साहब पहले आप, कम से कम। मुझे लगता है चलेगी। आगा साहब, आप भी सहमत हैं या नहीं? और मुझे लगता है ये लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसलिए जी। कि ईरान के अटैक का इजराइल इंतजार नहीं करेगा। जैसे ही वो तैयारी करेंगे, आज अरबईन खत्म हो गया, इजराइल प्रिएंटिव स्ट्राइक ईरान पे कर देगा। बिल्कुल। और वो जल्दी ही, मुझे लगती है वो इस इंतजार में नहीं रहेंगे कि ईरान अटैक करे फिर उसका वो जवाबी बदला दे। ये इजराइल की पॉलिसी नहीं है। वो 67 में भी उन्हीं ने पहले इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था प्रिवेंटिव। कल भी हमने जो देखा, जो अटैक हुआ था वो भी प्रिवेंटिव। इससे पहले उन्हीं ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वगैरह जो मिडिल ईस्ट में बन रहे थे, वेस्ट एशिया में, उन पे भी अटैक किया कि अलाउ नहीं किया कि वो बन जी। जाए, तब उन पे अटैक। तो लगता है ऐसा है कि जल्दी ही एक प्रिएंटिव स्ट्राइक हो जाएगी। और इसमें मैं समझता हूँ कि अमेरिका भी समझ जाता है कि ईरान का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है उस पर रोक लगनी जरूरी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि इस बातचीत के लास्ट में कि दो मोर्चों पर दुनिया में लड़ाई चल रही है। रूस यूक्रेन में आपको दिखाया, इजराइल और हमास, और इजराइल या लेबनान, या इजराइल या हूती, आप कुछ भी कह लीजिए, और दोनों मोर्चों पर लग नहीं रहा है कि लड़ाई खत्म होने वाली है। भारत अथक प्रयास कर रहा है कि शांति स्थापित हो, पर शांति स्थापित होते होते, वो ज़मीन तैयार होते होते कि दोनों लड़ाइयों में लोग बातचीत की टेबल पर आएँ, उसमें कुछ वक्त या कुछ अरसा अभी और लग सकता है। कुछ और एफर्ट्स होने बाकी रह गए हैं।